क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके मैनेजमेंट के एनालिसिस करते हैं, जबकि हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कंपनी के पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि हम डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं, जिससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वो कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। और ये दोनों ही एस्पेक्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पहले वाले एस्पेक्ट यानी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं और हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे एक बेसिक स्टेप्स के थ्रू हम एक कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सबसे पहले हम ये समझे कि हम जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है आखिर। जैसे कि हमारे जाने माने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट, उनका भी कहना है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप जिस मॉडल को, बिजनेस को अगर नहीं समझते आप, तो उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि रिस्क तभी अराइज होता है जब आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं जिसका आपको बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप उस चीज़ को नहीं जानते, और जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते और उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या करने जा रहे हैं, जिससे आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता हो, क्योंकि ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दोस्तों, इस वीडियो में इसके अलावा हम 5 और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने वाले हैं, जिसके बाद आप परफेक्टली तो नहीं पर कम से कम आप एक सही डिसीजन यानी कि सही कंपनीज को चूज करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, उन 5 फैक्टर में से सबसे पहला फैक्टर है हमारा कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस कंपनी के सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी कॉम्पिटिटिव राइवलरी है वो वीक हो या कम हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे लोगोज यानी इमेजेस लगा रखे हैं, जिसमें पहला इमेज दिखा रहा होगा आपको बर्गर का है और दूसरा वाला हमारा डिफेंस का है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जो हमारा जो बर्गर वाला है यानी कि जो हमारा फास्ट फूड सेक्टर है, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इतना ज़्यादा बन चुका है, यहाँ बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि हमारा बर्गर में बर्गर किंग्स, मैकडोनाल्ड, बर्गर सिंह, वॉटा बर्गर, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनके बीच बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन चलता रहता है, जिसकी वजह से कंपनी को हाई डिस्काउंट, हाई एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट अकर करना पड़ता है, जिससे उस कंपनी को सर्वाइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी इंडस्ट्री यानी ऐसी हमारे सेक्टर्स जहाँ पर जो कंपटीशन राइवलरी है वो थोड़ा कम है। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है डिफेंस का, जहाँ पर डिफेंस में बहुत कम कंपनीज हैं, या फिर मुझे तो 2-3 या एग्जाम्पल याद है। जैसे हमारा HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो यहाँ पर एक लौता कंपनी दिखाई दे रहा है जो हमारा हेलीकॉप्टर्स वगैरह या फिर एयरप्लेन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में काम करती है। तो दोस्तों, मतलब हमें ऐसी इंडस्ट्री या सेक्टर के अंदर हमें कंपनीज को पिक करना चाहिए जिस सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा कंपटीशन का जो लेवल है, जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, वो कम हो। इसके बाद हमारा दोस्तों दूसरा फैक्टर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। मतलब कि हमें ऐसी इंडस्ट्री या सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके अंदर जो सप्लायर्स है उनकी बार्गेनिंग पावर लो हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको, यहाँ पर राइट साइड में एग्रीकल्चर का फोटो दिखाया है। तो जितने भी कंपनीज हमारे एज अ एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल यूज़ करती है, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट उठा करके उसको थोड़ा सा फर्निश करके उसको सेल आउट करती है, जैसे हम लोग फार्मर्स वगैरह से फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स वगैरह प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद उसको फैक्ट्री में हम थोड़ा रिडिफाइन करते हैं, उसके बाद उसे हम सेल आउट करते हैं कंपनीज। तो क्योंकि इंडिया में जो है एग्रीकल्चर जो है काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, इसलिए कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि वो चाहे तो इस पीजन यानी कि इस फार्मर या दूसरे फार्मर या बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, वो किन्हीं से भी अपना सप्लाई जो है वो ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास हाई बार्गेनिंग पावर है एज कम्पेयर टू उनके सप्लायर्स, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई इतना ज़्यादा है करने वाले कि वो किसी भी दूसरे को स्विच कर सकते हैं, मतलब दूसरे सप्लाई को चूज़ कर सकते हैं, जिससे कंपनी की जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो यही दूसरी तरफ मैंने आपको फोटो दिखाया यहाँ पर सेमीकंडक्टर, यानी कि हमारे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब के अंदर कंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे जो है बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, पर बहुत ही लो इसकी यहाँ पर सप्लाई है हमारे सेमीकंडक्टर की, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है, जिसके लिए जो भी कंपनीज एज अ यूज़ करती है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए अपना सेमीकंडक्टर, उन कंपनीज के लिए उस सेमीकंडक्टर को जिस सप्लायर से लेना होता है उनके लिए वहाँ पे उनका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारी कंपनी को जो है उस चीज़ को प्रोक्योर करने में, उसको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें ऐसी कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस कंपनीज के अंदर उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू उनके सप्लायर्स। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है तीसरा फैक्टर, जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें ऐसे कंपनीज के सेक्टर्स या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें कंपनीज की जो बार्गेनिंग पावर है बायर्स की वो लो हो, यानी कि कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उनके बायर्स। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा FMCG सेक्टर है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे शैम्पूज हो गए, सोप्स वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये सोप्स या फिर हमारे सर्फ वगैरह हो गए या फिर हमारे शैम्पूज वगैरह हो गए, इनके इतने सारे वैरायटीज़ हैं कि हमारे जो बायर हैं इन कंपनीज़ के, मतलब इन जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले जो पर्सनस हैं, यूज़र्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ के जो यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, वो आराम से वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, आराम से किसी भी प्रोडक्ट को स्विच कर सकते हैं, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ऐसी कंपनीज जहाँ पे जिनका प्रोडक्ट या तो कुछ डिफरेंट होता है या फिर वो सेक्टर ही थोड़ा ऐसा होता है जहाँ पे बायर्स के पास पावर कम होती है। सो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम जानते हैं कि एप्पल जो है उसकी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। इसलिए इस हमारा जो एप्पल है वो क्या करता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले डिफरेंशिएट है, तो इसलिए वो उसके जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, और तब भी उसका जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में बिकते हैं, मतलब लोग उन्हें खरीदते हैं। तो दोस्तों हमें भी ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनके अंदर कंपनी के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर हो, ना कि उनके बायर्स के पास। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा फैक्टर आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर जो न्यू एंट्रेंस का जो थ्रेट है वो कम हो। जैसे एग्जाम्पल का मैंने यहाँ फोटो लगाया है, यहाँ पर डिफेंस का सेक्टर या फिर हमारे फार्मा सेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसका एंट्री के लिए वहाँ पे कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर कॉस्ट अकर करना पड़ता है या फिर उन्हें स्पेशलिटी स्किल्स या नॉलेज को लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ये एंट्रेंस जो है वो आसान नहीं हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया डिफेंस सेक्टर, जिसके अंदर एंट्री करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिशंस भी लेने पड़ते हैं, तभी आप उसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल है आपका फार्मा सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर पेटेंट्स वगैरह, कॉर्पोरेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है कंपनी को है मेंटेन करती है, जिससे वो दूसरी कंपनी जो है वो सेम मेडिसिन ना बना पाए, जिससे अदर कंपनीज को एंट्रेंस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इससे एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमारा इंडिया में भी टेलीकॉम सेक्टर चल रहा है जिसके अंदर डिओपोली चल रहा है, जैसे हमारा एयरटेल और हमारा जो रिलायंस वगैरह है, मतलब जियो वगैरह है, उन्होंने इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है हमारा टेलीकॉम सेक्टर कि अब न्यू कंपनीज को एंटर करने के लिए उन्हें स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, उन्हें खरीदने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हैवीली, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ जो टेलीकॉम सेक्टर है या डिफेंस सेक्टर है या जो फार्मा सेक्टर है, इसके अंदर न्यू कंपनीज को एंटर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है इसमें मतलब इस सेक्टर के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके पास ये एडवांटेज है और वो बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फैक्टर आता है हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसका मतलब ये है हमें ऐसे कंपनीज को टारगेट करना चाहिए जिस कंपनी को थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी सब्स्टिट्यूट ना कर पाए या फिर इसका जो खतरा है वो बहुत ही कम हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो तीन सेक्टर के एग्जाम्पल लिए थे हमने, जिसमें हमारा टेलीकॉम था, डिफेंस था और फार्मा सेक्टर था, जिसके अंदर हमने देखा था कि इन तीनों सेक्टर्स के अंदर क्योंकि एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसका मतलब इन सेक्टर्स के अंदर न्यू कंपनीज को एंट्री लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनका जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे IT सेक्टर, क्योंकि हमारे इंडिया में IT सेक्टर जो है उसकी कंपनीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं जो कि मेजरली आउटसोर्स करती हैं फॉरेन में, तो जो फॉरेन के जितने भी यूजर्स हैं हमारे IT कंपनी को यूज़ जो करते हैं उनके पास काफ़ी सारे अभी ऑप्शंस हो चुके हैं कि वो TCS, चाहे टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है कि वो एक कंपनी को छोड़ के चाहे तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकती है, सर्विस ले सकती है। तो दोस्तों हमें ऐसी कंपनी को टारगेट करना चाहिए जिसका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट सबसे कम हो। तो दोस्तों अब आ चुका हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों हमने जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में सीखे हैं वो फुल्ली सफिशिएंट नहीं है एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए, पर ये जो फैक्टर्स हमने सीखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो इन चीज़ों को आपको इस कंपनी में ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन और ईजी स्टेप बताता है एक कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जानने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर आपको पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हम कंपनी के और भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।